हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया और स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग मिशन यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिससे पिछले विगत वर्षों में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम पर्यावरण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? पर्यावरण परि तथा आवरण शब्दों का युग्म है, अर्थात परि तथा आवरण शब्दों से मेल से पर्यावरण शब्द बना है। इसमें परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात प्रकृति में जो भी चारों ओर परिलक्षित है, जैसे वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा प्राणी आदि सभी पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण को चार प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला वायुमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा स्थलमंडल, चौथा जैवमंडल। अब अगला इसमें है पर्यावरण के संगठक। हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्यावरण के संगठक होते हैं। इसमें पहला है भौतिक या अजैविक संगठक, दूसरा है जैविक संगठक और तीसरा इसमें है ऊर्जा संगठक। अब हम इन पे बारी बारी से थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके पहले हमें यह जान लेना है जरूरी है कि सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। इसमें पहला है जैविक घटक। यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें उत्पादक घटक, उपभोक्ता घटक, अपघटक। अब इसके अंतर्गत आता है अगला अजैविक घटक। इसके अंतर्गत 3 घटक होते हैं, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा संगठक। ये हो गए हमारे घटक। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं पारिस्थितिकी निकेत। पारिस्थितिकी निकेत आखिर होता क्या है? इसका तात्पर्य पारिस्थितिकी में प्रत्येक जाति या उपजाति के निश्चित स्थानीय क्षेत्र से है, जिसे हम पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। अब हम अगला टॉपिक इसमें देखेंगे बायोम। बायोम में क्या क्या सम्मिलित है हम इनको पहले जानते हैं। इसमें सबसे प्रथम स्थान है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर अगला है मानसूनी वन, फिर इसमें आता है सवाना, फिर इसमें है अगला भूमध्य सागरी, फिर अगला आप देखेंगे इसमें शीतोष्ण घास, फिर इसके बाद है शीतोष्ण कोणधारी वन, फिर इसके बाद अगला और आखिरी है टुंड्रा। आपको हमने चित्र के माध्यम से भी बेहतर दिखाने की कोशिश भी की है, जिससे आप और अच्छे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर बायोम का क्या महत्व है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तापक्रम, वायुदाब तथा विभिन्न गैसों के विभिन्न सहयोग के आधार पर वायुमंडल में सागर तल से ऊपर की ओर कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं। तो इसमें हमने पहला नीचे से क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और आखिरी में आयतन मंडल है। यही चीज हमने चित्र में भी बताया है। तो हम क्षोभ मंडल के बारे में जानकारी थोड़ी बता देते हैं। क्षोभ मंडल में जितने भी वर्षा संबंधित चीज़ें होती हैं यहीं पे होती हैं। फिर इसके बाद समताप मंडल। समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान समान पाया जाता है। इसी प्रकार मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल है। अब हम जानेंगे इसके बाद जैव विविधता। आखिर जैव विविधता होती क्या है? जैव विविधता बहुत ही आजकल प्रसिद्ध है। इसमें सबसे पहला है भारत विश्व के सर्वाधिक 12 जैव विविधता वाले देशों में आता है। जैव विविधता से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र के समस्त जीव जातियों एवं पारितंत्रों के संग्रह से है, अर्थात किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों के विभिन्न प्रजातियों की संख्या उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। अब हम देखेंगे अगला हॉट स्पॉट
क्या होते हैं? हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जैव विविधता अधिक होती है तथा ह्रास का भी खतरा अधिक होता है। अब हम देखेंगे जैव विविधता ह्रास के क्या क्या कारण हैं। इसमें सबसे पहला है आवासीय विखंडन, दूसरा है प्रदूषण, तीसरा जलवायु परिवर्तन, चौथा अतिदोहन, पांचवा प्राकृतिक आपदाएं, छठवां स्थानांतरित कृषि। आपको जैव विविधता के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह बता देते हैं कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। इस बात को अवश्य ध्यान में रखें क्योंकि यह परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रदूषण। प्रदूषण जैसा कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते होंगे, प्रदूषण के बारे में यही बताया जाता है। प्रदूषण 3 प्रकार के हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसको हमने चित्र में भी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है कि प्रदूषण की वजह से आज धरती कितनी प्रदूषित हो गई है। आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं, आपके पास आसपास अवश्य मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की संकल्पना पारित हुई। अब इसमें अगला आता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा 1987। यह ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह समझौता 16 सितंबर 1987 को हुआ था और इसी दिन ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब इसमें कुछ और हम देखते हैं। अगला पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण समझौते सम्मेलन, जिसमें है स्टॉकहोम समझौता। आपको पर्यावरण संबंधित समझौते महत्वपूर्ण बता ही चुके हैं। अब अगला इसमें है बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र हैं। भारत सरकार ने देश भर में 18 बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। ये बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं और अक्सर आर्थिक उपयोगों के लिए स्थापित बफर जोनों के साथ एक या ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को संरक्षित रखने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यहाँ पे आप तालिका में देख सकते हैं, ऊपर वर्ष दिया है, नाम, राज्य और क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ पे हम बारी बारी से सभी को बताते चलते हैं। इसकी सबसे पहले 1986 में नीलगिरी को बनाया गया। यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इसका क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। इसी तरीके से दूसरा नंदा देवी, यह उत्तराखंड में है। इसका क्षेत्रफल 5860 किलोमीटर है। फिर अगला इसमें है मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में है। फिर अगला इसमें है नोकरेक, यह मेघालय में है। इसका क्षेत्रफल 820 किलोमीटर है। अगला सुंदरवन है, यह पश्चिम बंगाल में है। इसका क्षेत्रफल 9630 किलोमीटर। अगला इसमें मानस आसाम में है, 2837 किलोमीटर। इसकी स्थापना 1989 में हुई। अगला सिमलीपाल, जिसकी स्थापना 1994 में उड़ीसा में है ये। इसका क्षेत्रफल 4374 वर्ग किलोमीटर। अगला दिहांग दिबांग, यह अरुणाचल प्रदेश में है और इसका क्षेत्रफल 5112 किलोमीटर। अगला इसमें है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश। इसका क्षेत्रफल 4921.72 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1999 में हुई। अगला इसमें है 10वें नंबर पे 2005 में अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। यह 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। इसका क्षेत्रफल 3835 वर्ग किलोमीटर है। अगला इसमें आता है कच्छ का रण। यह गुजरात राज्य में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 12454 वर्ग किलोमीटर है। इसमें अगला कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश 7700
70 वर्ग किलोमीटर है। अगला इसमें है कंचनजंगा सिक्किम, इसका क्षेत्रफल 2620 वर्ग किलोमीटर है। अगला 2001 में अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल 3500.08 वर्ग किलोमीटर। अगला 1989 में निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका क्षेत्रफल 885 वर्ग किलोमीटर। अगला है इसमें डिब्रू सैखोवा, इसकी स्थापना 1997 में आसाम में हुई, इसका वर्ग किलोमीटर 765 है। अगला शेषाचलम पहाड़ियाँ 2010 में आंध्र प्रदेश में हुआ, इसका क्षेत्रफल 4755 वर्ग किलोमीटर। इसमें आखिरी है 2011 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश में है और इसका क्षेत्रफल 542 वर्ग किलोमीटर है। अब हम इनको देखेंगे कि ये यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में कौन कौन से हमारे भारत के संरक्षित जैव मंडल के क्षेत्र हैं। इसमें सबसे पहले आपको हमने बता ही दिया है नीलगिरी, आप देख रहे हैं टेबल में, यह 2000 में इसको शामिल किया गया। अगला है मन्नार की खाड़ी, फिर इसमें सुंदरवन जैव मंडल रिजर्व, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व, नोकरेक जैव मंडल रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल निकोबार जैव मंडल रिजर्व, अचान कमार जैव मंडल रिजर्व, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा पन्ना बायोस्फीयर। जो हमने पीछे 18 चर्चा की उसमें से ये कुछ जैव संरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है। अब हम चर्चा करेंगे बाघ परियोजना। बाघ परियोजना से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में। इसमें पहला पॉइंट यह है कि बाघ परियोजना अप्रैल 1973 में शुरू की गई थी। अगला हम देखेंगे कि टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले इसमें नागार्जुन सागर श्रीशैलम, यह आंध्र प्रदेश में है। नामदफा, अगला इसमें हम देखते हैं काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, यह असम में है। इसमें अगला आता है वाल्मीकि नगर बिहार, यहाँ पर उन्हीं टाइगर रिजर्व के नाम दिए गए हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला इसमें अचान कमार, इंद्रावती, उदंती और सीता नदी, यह छत्तीसगढ़ में है। अगला है पलामू, यह झारखंड में है। फिर इसके बाद आता है बांदीपुर, भद्रा, दंदेली, अंसी, नागरहोल, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है इसमें परम्बिकुलम पेरियार, यह केरल राज्य में स्थित है। अब हम मध्य प्रदेश के बाघ देखते हैं। इसमें बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डबरी एवं सतपुड़ा है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, सहाद्री, ताडोबा, अंधारी। अगला इसमें आता है डंपा, यह मिजोरम में है। फिर इसमें है सतकोसिया और सिमलीपाल, यह दोनों उड़ीसा में है। अगला इसमें है मुकुंद पहाड़ी, सरिस्का, रणथंभौर, यह राजस्थान में है। फिर इसमें अगला है अन्नामलाई, कलाकड़, मंदुटुराई, सत्यमंगलम, यह तमिलनाडु राज्य में है। उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कतरनिया घाट एक्सटेंशन व दुधवा, वहीं उत्तराखंड में जिम कार्बेट और पश्चिम बंगाल में बुक्सा और सुंदरवन है। वर्तमान में भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि अभ्यारण्यों की संख्या 531 है। अब हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं जो प्रसिद्ध हैं। जैसे राजस्थान में है केवलादेव नेशनल पार्क, या साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। इसके बाद आते हैं रणथंभौर, फिर सरिस्का, फिर घाना पक्षी, फिर माउंट आबू। इसी तरीके से हम मध्य प्रदेश में देखते हैं। इसमें कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुड़ा व वन विहार।
अगला है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा व पखुई। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में दुधवा व चंद्रप्रभा। इसी प्रकार मणिपुर में केबुल लामजाओ, यह विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क है। वहीं मणिपुर में अगला है सिरोही नेशनल पार्क। अगला है सिक्किम में कंचनजंगा और त्रिपुरा में क्लाउड लेपर्ड। इसी तरीके से तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, मधुमलाई और पॉइंट कैलिमर। अगला हम देखते हैं किस राज्य में, उड़ीसा। यह उड़ीसा में भितरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर व चिल्का झील। अगला इसमें है जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पे कश्मीरी हंगुल पाए जाते हैं। वहीं पे सलीम अली नेशनल पार्क है। इसके बाद हैमिसाई, यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगला है फिर इसमें सुंदरवन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क व जल्दापारा, ये तीनों पश्चिम बंगाल में है। अगला आसाम में हम देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें पहला मानस, दूसरा काजीरंगा, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा नामेरी, चौथा राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क व आखिरी डिब्रूगढ़ साइखोवा, यह सब असम में है। इसी तरीके से हम आंध्र प्रदेश में देखते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश में पहला है पापीकोंडा, नागार्जुन सागर, पुलिकट झील। इसी तरीके से अंडमान में देखते हैं सैडल पीक, महात्मा गांधी, मैरिन, कैम्पबेल और आखिर में माउंट हैरियट। साउथ बंटन भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। नोट में आपको यह बता दूं कि अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसी प्रकार से अब हम गुजरात में देखते हैं। गुजरात में गिर नेशनल पार्क, आप सब जानते होंगे कि यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से गुजरात में एक जंगली गधा अभ्यारण्य है, वह भी काफ़ी फेमस है। अगला उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह 1936 में बना था। यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था। इसका पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क था। इसी तरीके से अगला है इसमें फूलों की घाटी, नंदा देवी व राजा जी। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी, इंद्रावती। इसी तरीके से केरल में साइलेंट वैली, पेरियार, अन्नामुदाई, अर्नाकुलम और पराम्बिकुलम। इसी तरीके से कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, बन्नेघट्टा, कुद्रेमुख व तुंगभद्रा। इसी तरीके से पंजाब में हरके झील नेशनल पार्क और गोवा में सलीम पक्षी अभ्यारण्य। एक महत्वपूर्ण नोट हम आपको ये बता देते हैं कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण नोट यह है, भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी तरीके से बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य और आखिरी में बिहार में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और मेघालय में नोकरेक। अब हम जानते हैं IUCN के बारे में। आखिर IUCN है क्या, क्यों यह समाचार पत्रों में अक्सर चर्चे में रहता है। तो IUCN के बारे में हम जानने से पहले यह देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसको हिंदी में प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ कहते हैं। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस मार्सेली। IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है।
इसी तरीके से हम अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यह संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रत्येक देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए घरेलू नियम बनाएगा। इस आशय की पुष्टि हेतु 1972 में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया तथा नैरोबी को इसका मुख्यालय बनाया गया। इसी तरीके से हम अगला आप देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष के पश्चात ब्राजील के रियो डी जनेरियो में संबद्ध राष्ट्रों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए तथा जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्य योजना के भविष्य की दिशा पर पुनः चर्चा आरंभ की। इस सम्मेलन को रियो सम्मेलन तथा 21 आदि नामों से भी जाना जाता है। रियो में यह तय किया गया कि सदस्य राष्ट्र प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन में एकत्रित होंगे तथा जलवायु संबंधी चिंताओं और कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का नाम दिया गया है। 1995 में पहला कोप सम्मेलन आयोजित किया गया। हम कुछ महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को देख लेते हैं। इसमें पहला कोप 3 क्योटो जापान 1997 में हुआ। रियो 10 रियो डी जेनेरियो ब्राजील 2002 में हुआ। कोप 13 बाली इंडोनेशिया 2007 में हुआ। कोप 15 कोपेनहेगन में हुआ। कोप 17 डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कोप 20 लीमा में हुआ। कोप 21 पेरिस फ्रांस में हुआ। कोप 23 कोटाविस पोलैंड में हुआ। अब हम देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधी है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। अब हम जानेंगे आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि क्या होती है? आर्द्रभूमि एक ऐसी जगह है जहां जमीन पानी से ढकी होती है। तालाब, झील, नदी का डेल्टा या समुद्र का किनारा जो निचले इलाके बाढ़ में आच्छादित रहते हैं उन जगहों को वेटलैंड कहते हैं। ऐसी जगहें दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है, उनको भी वेटलैंड की श्रेणी में डाला गया है। अब हम जानते हैं रामसर साइट क्या है। रामसर साइट क्यों इतना प्रसिद्ध है? रामसर कन्वेंशन दुनिया की बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया एक सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना है। यह रामसर सम्मेलन ईरान का शहर में हुआ। यह कैस्पियन सी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह सम्मेलन 1971 में हुआ। वहीं भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट चिल्का झील है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,16,500 हेक्टेयर है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और चिल्का झील उड़ीसा भारत की पहली रामसर साइट थी। रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुआ।
इसके पश्चात समय समय पर सर्वे के माध्यम से भारत सरकार नए और महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को चिन्हित करती रही है। वर्तमान में भारत में 42 रामसर साइट्स है तथा भारत दक्षिण एशिया का सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स वाला देश है। आइए कुछ हम रामसर साइट्स को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है कोलोरी झील, वूलर झील, अष्टमुदी वेटलैंड, लोकटक झील, भितरकनिका, चिल्का झील, समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समसू पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, लोनार झील महाराष्ट्र, सूर सरोवर आगरा, आसन बैराज उत्तराखंड और आखिरी में है सोकार ले। यह भारत की 42वीं रामसर साइट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके।